तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक एक कर उनका परिचय भी आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अमरदीप त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए सर्वेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। दोनों ही त्रिपाठियों का बहुत बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। निरंजन पोद्दार जी के पास भी जरा चलते हैं। निरंजन पोद्दार जी, ये जो इतना वक्त लग रहा है, ये जो इतना समय लिया जा रहा है, पहले विस्तार में लिया गया कैबिनेट के, अब मंत्री बना दिए गए तो मंत्रियों को जिम्मा नहीं सौंपा गया, विभाग उन्हें नहीं मिले हैं, तो क्या ये टाइम जो इतना ज्यादा लिया जा रहा है ये माइक्रो मैनेजमेंट है 2027 को देखते हुए कि कहीं पर भी बारीकी से कुछ भी ना छूट जाए, एक फाइनल फेरबदल कर लिया जाए? देखिए मोनिका जी, मैं इसमें दो पहलुओं पे बात करूंगा। पहला पहलू इसके अंदर मैं इस हिसाब से बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान जो राजनीतिक संस्कृति बन चुकी है वो किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि आज टोटली भारतीय जनता पार्टी का जो कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज सिस्टम हो चुका है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि राज्यों के जो प्रकोष्ठों के संगठन होते हैं उनकी भी फाइल भारतीय जनता पार्टी के पास जाती है और उनका भी नाम आप ये मान के चलिए केवल एक जगह से फाइनल होकर के आते हैं। किसको जिला अध्यक्ष, किसी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाना है, किसको किसी प्रदेश अध्यक्ष बनाना है या उपाध्यक्ष बनाना है। ये तो सरकार के अंदर संवैधानिक पदों की बात चल रही है, सरकार के अंदर मंत्रियों की बात चल रही है। तो निश्चित रूप से, और मैं ये भी मानता हूं कि किसी भी पार्टी की या किसी भी व्यक्ति की जो कई बार जो उसकी ताकत होती है वो उसकी कमजोरी भी बन जाती है। यानी कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब शरीर का वजन बढ़ता है तो वो शरीर के लिए हानिकारक भी होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात, फिर दूसरा पहलू आता है, और दूसरा पहलू क्या आता है कि जो जीता वही सिकंदर। आज अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का टोटली सेंट्रलाइज सिस्टम है, प्रदेशों को, प्रदेश अध्यक्षों को, मुख्यमंत्रियों को या मंत्रियों को या तमाम राज्यों को अगर भारतीय जनता पार्टी केवल सेंट्रल से, और सेंट्रल में भी एक जगह से सारा का सारा अगर मान लीजिए संचालित कर रही है या निर्देशित कर रही है, उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी का संगठन, उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग प्रदेशों के अंदर अगर मान लीजिए सफलता प्राप्त कर रही है, तो मैं तो इसके अंदर यह भी मानता हूं कि कई बार क्या होता है, कुछ लोग उठा और कुछ लोहार उठा। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अपनी ताकत से जीतते हैं, कई बार आप सामने वाले की कमजोरी से भी जीतते हैं। तो सारी ही चीजों का अगर लबोलवाब देखें, वरना तो मुझे एक बात बताइए, आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का जो विस्तार हुआ है, ये विस्तार तो लगभग पिछले 1.25 साल से अपेक्षित था। लेकिन उसके बावजूद इसको चुनाव से ठीक 6-7 महीने पहले, और 6-7 महीने तो आप ये मान के चलिए 8 महीने तो नई सरकार गठन होने के लिए है। और अगर चुनाव की बात करें तो हमारे यहाँ जो चुनावों की जो एक रणभेरी बजती है वो लगभग समझ लीजिए चुनाव के 6 महीने पहले रणभेरी प्रदेश या देश जो है वो चुनावी मोड में जा चुका होता है। तो आप एक हिसाब से समझ लीजिए कि आखिर के जो 2-3 ओवरों के अंदर अगर ये अपने सुपर हिट बैट्समैन भेजने की बात करते हैं तो उसको आप ये मान के चलिए केवल वो पानी ग्रहण संस्कार है। उसको आप ये मत मान के चलिए कि भाई कोई वो मंत्री परिषद में आएंगे, वो कोई बहुत अभूतपूर्व वहां पे विकास कार्यों के अंदर सहयोग कर देंगे, क्योंकि जितना समय उनको उस मंत्रालय को समझने में लगेगा, जितना समय उनको उस मंत्रालय में बैठ करके काम करना क्या है, तब तक तो यहाँ पे रणभेरी बज चुकी होगी, तब तक तो यहाँ पे चुनाव आयोग की चुनाव आचार संहिता लग चुकी होगी। तो कहीं ना कहीं देखिए ये चीज, इसको आप वेदनादायक भी कह सकते हैं कि भाई अनिर्णय की स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी, आज समझ लीजिए प्रदेश या देश आज अनिर्णय की स्थिति में इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति निर्णय करता है और उस एक व्यक्ति के पास समय नहीं होता। वो एक व्यक्ति तमाम प्रदेशों के अंदर या तो सरकार बनाने में मशगूल रहता है या सरकार गिराने में मशगूल रहता है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये सारी की सारी चीजें आज आम जनता के अंदर चर्चा का विषय भी है। आम जनता के अंदर आज ये सारी की सारी चीजें एक समझ लीजिए मखौल का विषय भी बनती है। लेकिन अब कोई पार्टी अगर उसके बावजूद भी मान लीजिए सफलता का शिखर चूम रही है तो उसके बारे में तो फिर विपक्ष को भी 4 बार सोचना चाहिए
कि भाई इतनी नाकामियों के बावजूद भी अगर ये सफलता का शिखर चूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलतियां उनकी तरफ से भी हो रही होंगी। मेरा तो यही विश्लेषण है। तो ये गलतियां जब आप कह रहे हैं कि उनकी तरफ से भी हो रही होंगी और आप कह रहे हैं कि जब तक वो विभागों को समझेंगे तब तक तो रणभेरी बज चुकी होगी, आचार संहिता लग चुकी होगी, सारी बातें जो आपने कही, तो क्या हम ये माने ये सिर्फ जो नाम आगे किए जा रहे हैं कि ये फलाना मंत्री, ये फलाना विभाग संभालेगा, ये एक तरह से पावर भी तो है, ये पावर पॉलिटिक्स काम आएगी किसी तरीके से या नहीं आएगी? देखिए, आपको ये मोनिका जी ये चीज समझनी चाहिए, अगर हम चुनावी राजनीति की बात करें तो चुनावी राजनीति में केवल एक फैक्टर और एक सेक्टर काम नहीं करता। चुनावी राजनीति में अनेक फैक्टर होते हैं और अनेक सेक्टर होते हैं। हाँ। और कई बार क्या होता है, कोई चीज 2 और 2 5 भी होती है, चुनावी राजनीति की बात कर रहा हूं, और 2 और 2 3 भी होती है। तो आप इस चीज को ये मत सोच के चलिए कि भाई ये तो एक केवल उसका एक फैक्टर है, जो जिस तरीके से मंत्रिपरिषद का विस्तार, उसके अंदर जो एक सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधना, ये एक फैक्टर इसके अंदर ये है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर हैं। बहुत सारे फैक्टरों के अंदर आपकी नीति, रणनीति, आपका प्रचार माध्यम, आपके प्रत्याशी, आपका चुनावी मैनेजमेंट, आपका जो जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष संगठन, आपका अप्रत्यक्ष संगठन, आप जनता तक कितनी पहुंच बना पाता है, आपका कैडर कितनी पहुंच नहीं बना पाता है, यानी कि 1000 से ज्यादा फैक्टर चुनाव में काम करते हैं, जो अनेक चुनाव में देखने को मिला है कि भाई उस चुनाव के अंदर लग रहा था फला पार्टी चुनाव हारेगी, लेकिन वो अचानक वो पार्टी तो यानी कि कुछ ऐसा असर इतना कोई खास, अकॉर्डिंग टू यू निरंजन जी, कुछ ऐसा खास असर नहीं देखने को मिलेगा जो ये अभी फेरबदल बीजेपी कर रही है कैबिनेट विस्तार के माध्यम से, विभागों के माध्यम से। लेकिन ये जो देरी हो रही है, अमूमन ये नॉर्मल है, एक सामान्य प्रक्रिया है, या फिर जो आरोप लग रहे हैं, जो बातें सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है कि सरकार और संगठन के बीच में आपस में नहीं बन रही है, खटपट हो रही है, ये उसी का हिस्सा है जो अंदरूनी खींचतान को दिखा रहा है? देरी इज इक्वल टू अंदरूनी खींचतान? नहीं मोनिका जी, इसके अंदर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि दोनों बातें अपने आप में कंट्राडिक्ट कर रही हैं। अगर मान लीजिए सरकार और संगठन के अंदर सामंजस्य नहीं होता तो फिर ये फाइलें दिल्ली नहीं जाती, फिर दिल्ली से निर्णय नहीं हो। एक तरफ हम कहते हैं कि सारे के सारे निर्णय दिल्ली से हो रहे हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि इनके बीच में, संगठन और सरकार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती, क्योंकि अगर संगठन और सरकार के बीच में समन्वय नहीं होगा, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो वो फिर फाइलें प्रदेश से सेंटर में जाने की उसकी आवश्यकता नहीं होती है, फिर तो वो वही खींचतान होकर के वही घोषणा हो जाती है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की ताकत का एक कारण ये भी है कि जिस तरीके से इन्होंने सेंट्रलाइज सिस्टम किया है, एक जगह से फंड अलोकेट होता है, एक जगह से सारी की सारी नीतियां बनती है, एक जगह से सारे के सारे निर्णय जो इनके योद्धा है या इनके रति है, अतिरथी है, महारथी है, सारे के सारे कहां पे किसको कहां अपॉइंट करना है। और साथ में आपको एक चीज और बताऊं, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी 4 जगह से अपडेट लेती है जनता के बीच में, कौन सी चीज फायदेमंद रहेगी, कौन सी चीज जनता का रिव्यू जो लेने के लिए इनके पास 4 जगह से, तो खुलकर कहते हैं अलग अलग जगह से चुनावी मोड में रहते हैं, इसीलिए बीजेपी खुलकर भी कहती है और इस बात को स्वीकार करती है। मूविंग ऑन टू निरंजन पोद्दार जी। निरंजन जी, जातियों की राजनीति किस तरीके से हावी हो रही है वो अभी समझ में आ गया सुनकर। क्या यूपी चुनावों में इसी तरीके से कास्ट पॉलिटिक्स का बोलबाला देखने को मिलने वाला है? पहला सवाल ये। दूसरा, क्या आपको लगता है ये जो कास्ट पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा इसको लेकर हल्ला हो रहा है, ये 2024 में जो आंकड़ों में बदलाव आया था चुनावों में, उसकी वजह से है? देखिए मोनिका जी, अगर कास्ट पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो पहली बात तो हमारे देश में आज तक जो राजनीति होती आई है वो जाति के आधार पे बड़ा उसके अंदर उसकी भागीदारिता रही है। और जो आज भी जिस तरीके से राजनीति की जा रही है वो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए उसके अंदर बिना जाति के समीकरण के कोई भी राजनीतिक पार्टी कहीं पे भी अपनी चुनावी या अपनी राजनीतिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। ये एक कड़वा सच है। अब इसके अंदर आप चाहे जनता को दोषी दें, चाहे इसको राजनीति या राजनेताओं को दोष दें। यहाँ पे अभी जो चर्चा चल रही थी, जिस तरीके से राजकुमार भाटी जी का प्रसंग आया, तो एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि बात जबान से और तीर कमान से एक बार निकलने के बाद में वापस नहीं आता। कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी चीज को कहीं ना कहीं चुभता जरूर रहता है।
अगर आप इस तरीके की भाषा की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से उसकी सर्वत्र निंदा होनी चाहिए, क्योंकि रह रह करके ऐसे बयान उनके आते रहते हैं एक प्रबुद्ध समाज के लिए। दूसरी बात देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ा ताज्जुब कब होता है मोनिका जी, कि जब कोई व्यक्ति 13 वर्ष लगातार 13 वर्षों तक किसी बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद में लगातार 12 वर्षों तक वो पूरे देश का प्रधानमंत्री यानी कि सर्वोच्च नेता रहे, लेकिन उसके बाद में भी वो पिछड़ा और अति पिछड़े, अपने आप को अति पिछड़ा बताता रहे। कोई महिला राष्ट्रपति यानी कि इस देश की प्रथम नागरिक के स्थान पे पहुंच जाए, लेकिन उसके बाद में भी वो आदिवासी, वंचित, शोषित, पता नहीं क्या क्या रहेंगी। कोई नेता जिसका जन्म आप ये समझ लीजिए 5 स्टार हॉस्पिटल में हुआ हो, जो जन्म के बाद में कभी जिसने जमीन पे पैर नहीं धरा हो, मैं बहुत सारे ऐसे नेताओं का नाम ले सकता हूं, रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी, लेकिन आज भी वो दलित है। मुलायम सिंह जी के सुपुत्र श्री अखिलेश यादव जी, जिनके रहन सहन, जिनका लाइफस्टाइल, जिनकी अपनी जो गाड़ियों का बेड़ा, जिनका अपना एक प्राइवेट जेट तक जिनके पास अपना एक संसाधन है, लेकिन उसके बावजूद भी रहेंगे वो पिछड़े ही। यानी कि यहाँ पे इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आप वास्तविकता क्या है, इस चीज से मतलब है कि आपने जन्म कहाँ लिया है। एक छोटा सा प्रसंग यहां बताना चाह रहा हूं मोनिका जी, किसी को मेरी बात खराब भी लग सकती है, लेकिन मेरे साथ स्वयं के मेरा अनुभव बता रहा हूं। मैं एक दिन एक रिक्शे पे बैठा और रिक्शा चालक बहुत ही गरीब और बहुत ही क्षीण रिक्शा चालक, और उसके साथ मेरे पास कुछ लगेज था, तो मेरे को कहीं बीच में छोटा सा काम था। मैंने रिक्शा वाले को बोला, मैंने कहा भाई मैं इस दुकान से मुझे कुछ लेना है, लेकिन मेरा ये लगेज, तो उसने कहा भाई साहब आप मेरे रिक्शे पे छोड़ दीजिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं। और इतना जितना उसके ये बात बोलते हुए उसके मन में जितना वो गौरवान्वित तरीके से बोल रहा था, मैं एक चीज सोच में पड़ गया मोनिका जी, कि एक व्यक्ति जो आज की तारीख में समाज के अंतिम छोर पे है, जिसको रिक्शा ढोना पड़ रहा है, जिसको लोगों को खींचना पड़ रहा है, वो व्यक्ति भी आज अपनी जाति और अपने कुल को लेकर के इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति जो IAS IPS बन गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहता मैं तो दलित हूं, मैं तो पिछड़ा हूं, मैं तो शोषित हूं, मैं तो वंचित हूं। तो मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, 12 साल 15 साल की सर्विस हो गई, तुम IAS हो IPS हो, तुम्हारे फूंक से घास जलती है, उसके बाद में भी तुम विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। तो ये तो जो चीजें हैं, ये चीजें आप समाजवादी पार्टी या कोई भी राजनीतिक पार्टी ये कहे कि हम पिछड़ों को दलितों को हम उत्थान कर देंगे, मैं इस चीज को नहीं मान सकता कि 80 साल में अगर आप लोग उत्थान नहीं कर पाए, किसी की सरकारें 30 साल रही, किसी की सरकारें 20 साल रही, और किसी की सरकार इस देश के अंदर 55 वर्ष रही, उसके बाद में अगर आप उत्थान नहीं कर पाए, 3 पीढ़ियां बीत गई, तो मुझे नहीं लगता अगली 3 पीढ़ियों में कोई आप उत्थान कर पाएंगे। क्योंकि उत्थान अगर होगा तो वो मानसिकता से होगा, और मानसिक उत्थान ना आप होने दे रहे, ना वो करना चाह रहे। तो मेरा ये मानना है कि ये सारा का सारा बहुत बड़ा विषय है। रही बात राजनीति की, तो देखिए आपको मैंने जैसे पूर्व में भी बताया था कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से राजनीति कर रही है, रही बात पीडीए की, तो आपको ये चीज जरूर समझ में आनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है, और उस विशेषता को कोई इनकार नहीं कर सकता। भारतीय, जैसे कहा जाता है ना कि बहादुरी में और बेवकूफी में माइनर सा फर्क होता है। बहादुर जो होता है वो किसी चीज से डरे बिना हर चीज को सोच समझ करके रण में उतरता है, और बेवकूफ वो है जो बहादुरी के चक्कर में बिना सोचे समझे रण में उतर जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीतिक विशेषता भी हमने पिछले कुछ वर्षों में देखी है कि चाहे सामने कितना ही कमजोर खिलाड़ी हो, चाहे सामने कितनी छोटी चुनौती हो, बड़ी चुनौती हो, वो किसी भी चुनौती को हल्के में नहीं लेते। हर चुनौती के अंदर हर प्रकार से उनके पास साम दाम दंड भेद सारी चीजें। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं एक छोटा सा चित्रण करना चाहता हूं। 2027 के विधानसभा चुनावों का मैं एक आपका अवलोकन करवाना चाहता हूं। एक तरफ होगी समाजवादी पार्टी
और अखिलेश यादव जी उसके मुखिया होंगे। बाकी उनके जितने योद्धा हैं, जितने रति हैं, जितने अतिरथी हैं, जितने महारथी हैं, वो सारे के सारे हम सबको पता है। और दूसरी तरफ सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी और उसके 22 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पे उतरेंगे, उनके केंद्र के 40 मंत्री वहां पे डेरा डालेंगे, उनके अनेक प्रदेशों के हजारों विधायक वहां डेरा डालेंगे। तो आप ये समझिए लड़ाई कितनी भयंकर रूप से और कितनी शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी लेती है, लड़ाई को लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को नहीं समझती कि हमारे सामने जो खिलाड़ी है वो उसकी क्षमता के हिसाब से हम लड़े, वो अपनी पूरी ताकत झोंकती है। अब वो अलग बात है कि लोकतंत्र और प्रजातंत्र के अंदर जनता, देखिए कई बार हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि कई बार यहाँ पे ऊंट को भी घुटनों पे बिठा देते हैं और कई बार चूहे को भी यहाँ पे हम जो है गणेश जी का मूसक बना करके पूज लेते हैं। तो ये हमारे संस्कारों में हमारी जनता, अब ये आने वाला समय बताएगा कि 2027 के अंदर विपक्ष जनता को भरमाने में कामयाब होता है या सत्ता पक्ष उसको समझाने में कामयाब होती है, क्योंकि राजनीति का मतलब भरमाना और समझाना ही है। बाकी आपको पता है कि किस तरीके से जो सरकारें आती हैं सब किस तरीके से काम करती है मोनिका जी, इसके अंदर कोई किसी से छुपा नहीं। अगर मान लीजिए कोई पार्टी ये कहे कि हम राम राज्य की स्थापना कर देंगे, तो आज 25 वर्षों से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या वहां पे सड़कों में गड्ढे नहीं है? क्या वहां पे कोई आदमी भीख नहीं मांग रहा? क्या वहां पे कोई आदमी रिक्शा नहीं चला रहा? क्या वहां पे कोई आदमी पूरे दिन के अंदर किसी 500 रुपए के लिए जद्दोजहद, 500 रुपए की कमाई के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहा? वहां पे क्या सारे के सारे अडानी अंबानी सारे के सारे संपन्न है? तो ये तो कहने की बातें और समझाने की और भरमाने की बातें हैं। 2027 में जनता स्वयं तय करेगी। मेरा तो इतना सा मूल्यांकन। बिल्कुल, अभी पूरी